वो मार्क नहीं किया मैंने। बस 5 5 10 10 5 10 ये रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं ये मान लूं कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, इसका नाम नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग दिया नहीं, आप कर लो। ए बी सी डी मान लो इसको, ए बी। अच्छा एक मिनट, एक कलर आप लोग दिखाना है, अगर एक कलर इसमें आ रहा हो। क्या ये कलर दिख रहा है? क्या कलर दिख रहा है? ब्लैक ही लग रहा है। अरे ब्लैक ही लग रहा है तो बेकार है। हम इसमें ग्रीन कलर लेके आए थे, अगर कैमरे में फिट होगा तो ग्रीन कलर यूज करेंगे। तो जो ब्लैक ही लग रहा है तो ब्लैक ही ज्यादा सही है। ये बताओ, यहाँ करंट दो भागों में ब्रेक हो गई, जरा ध्यान से समझिएगा। और एक को हमने मान लिया I1, बहुत सावधान होकर लिखिएगा। एक को मान लिया I2। यहाँ पर बी पे करंट जब पहुंचेगी तो क्या इस ब्रांच में करंट आएगी कि नहीं आएगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? इस ब्रांच में करंट आएगी, विजिबिलिटी ठीक है ना? तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को चेक करेंगे। हाँ, तो ये बताओ यहाँ चेक करके क्या गड़बड़ है, आएगी कि नहीं आएगी? सर आएगी। आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया कि एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है अदर टू एडजेसेंट साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो 10/5 और this इक्वल होना चाहिए। तो 10/5 तो 2 आ रहा और 5/10 तो आ ही नहीं रहा, 1/2 आ रहा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसलिए करंट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने I3 मान लिया। देखो यहाँ I1 आई थी, यहाँ I3, यहाँ कितना आएगी? I1 माइनस I3। अब जरा देखो, यहां से I2 D तक आई, यहां से I3 यहां तक आई, और दोनों सहेलियां मिलकर के I2 प्लस I3 आ गया, और ये यहां पर सब मिल गया और फिर I करंट आ गया। तो डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। यस सर। अब आपको क्या क्या अननोन है? I1 I2 I3। अच्छी बात है कि हमने यहाँ पर I4 नहीं मान लिया, ज्यादा हो जाता। I1 I2 I1 I2 I3। चलिए आई तो हम जानते हैं कि I1 प्लस I2 आई निकाल लेंगे बाद में। हाँ, अब आपको यहाँ पर कौन सा रूल दिख रहा है आपको? सर जंक्शन रूल। जंक्शन सॉरी रूल। क्लोज तो देखिए, क्लोज रूल। नहीं, यू आर आल्सो करेक्ट, जंक्शन रूल भी आप लगा सकते हैं। इसमें आप किरचॉफ सेकंड ना लगाइए। कम से कम देखो, इसमें 3 चीजें अननोन है। देखो दादा, यहाँ से आई करंट गई है, यहाँ दो भागों में ब्रेक हो गई है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। पहली बात ठीक है, अंतिम बात भी ठीक है। यहाँ पर जरा लूप ढूंढिए। एक लूप आपको A B D A दिख रहा है? इन क्लोज लूप A B D A, किरचॉफ्स पाउनी सेकंड लॉ क्या होता है? पाउनी जी हैं, किरचॉफ्स लॉ बताएं, सेकंड लॉ क्या कहता है? यस। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है? कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है लूप ऐसा में। लिखे नहीं, यही आप लिखेंगे। आप पूरी बात बताओ क्या लिखे? इन एनी क्लोज लूप द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। एक और स्टेटमेंट कभी कभी आता है कि सिग्मा डेल्टा ई इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा आई आर। The algebraic sum of the total EMF in the circuit is equal to algebraic sum of the product of current and the resistance। लेकिन इसमें लगाने में एक दिक्कत आती है, डायरेक्शन की कहीं दिक्कत होती है, इसलिए हम सिग्मा डेल्टा ई लगाते हैं। जरा देखिए, यहां जा रहे हैं हम, करंट के साथ जा रहे हैं। I1 इंटू 10 प्लस या माइनस? प्लस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, कम की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव, ज्यादा तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव। आप क्या बोला आपने? प्लस क्यों बोला आपने? क्योंकि प्लस पड़ा था। देखिए दो तरीके से है। आप जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा आपका जो मैथमेटिकल रूल क्या कहता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यही कहता है ना? यस सर। तो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यस सर। इधर का पोटेंशियल कम रहा होगा। तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? सर नेगेटिव आएगा।
अब आप कहेंगे कुछ बुक्स में पॉजिटिव लिखा है और आपने कहा था एक रूल कोई भी आप मना लो, नहीं जो हम कहेंगे वही मनाना पड़ेगा। ओके सर। तो ये -10I1 आएगा, 10I1 इधर गए, ये इधर आ गए, यहाँ पर 5 ओम है, करंट के साथ जा रहे हैं, -5I3। दूसरी तरीके से आप याद कर सकते हैं, एक तो डिफरेंस निकाल के आप निगेटिव कर सकते हैं। देखो कम की तरफ जा रहे हो निगेटिव, ज्यादा की तरफ जा रहे हो पॉजिटिव, याद रहेगा, वही बैटरी के साथ लगा दो। अच्छा Yes. इधर गए -5I3 और इधर उल्टा हो गए, देखिए ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो +5I2 इज इक्वल टू 0 है, कोई स्टेप यहाँ लगी नहीं है, तो यानी कि 5 से डिवाइड कर दे तो वी गेट दिस इक्वेशन -2I1 -I3 +I2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, हैव यू गॉट इट? यस सर, इसमें सब कुछ दूसरी साइड ले जाएंगे तो फिर वो हो जाएगा ना ठीक। है अगर सब कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे, जीरो को एक तरफ कर देंगे तो फिर से वो प्लस में आ जाएगा सब कुछ। हाँ वही चीज आ जाएगा, तुम्हारा मतलब कहने का तुम भी सही हो। यस सर। हाँ सही हो, लेकिन देखिए हम चूंकि मैथमेटिक्स के भी टीचर हैं और अच्छे टीचर हैं, यस सर। हम तुमको लास्ट ईयर से तुमको बार बार मैथमेटिक्स के लिए पिटिया रहे थे मतलब हम मैथमेटिक्स की दिमाग ज्यादा रखते हैं, तो मैथमेटिकल वे से हम सोचते हैं जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। सभी लोग मेरी बात से सहमत है ना? तो कभी भी आप याद निकालिएगा, आप फाइनल माइनस इनिशियल करो, चाहे बुक में माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, आप कहें भैया डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर कोई लॉजिकली आपको कहे कि नहीं ये होता है ऐसा होता है कि, तो अपना काम करो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है। टीचर्स ने कहना स्कूल वाले से अपना काम करो, कहेगा अच्छा बेटा कर रहा हूँ। अब जरा ये लूप ले लो, BCDB इन क्लोज लूप, इन क्लोज्ड लूप BCDB, इसमें लगा दो, इधर आएंगे तो क्या आएंगे, इधर जा रहा हूं मैं। हमने कहा था कि आपके कैलकुलेशन का डायरेक्शन ये डिसाइड करेगा कि भाई प्लस ले या माइनस ले। करंट के साथ जा रहे हैं तो -5I1 -I3, इधर गए तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, +10I2 +I3, इधर गए करंट के अपोजिट, +5I3 इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं 5 से डिवाइड भी कर देते हैं और ब्रैकेट को खोल भी देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का I1 प्लस का I3 और प्लस का 2I2 प्लस का 2I3 और प्लस का I3 इज इक्वल टू 0। तो बोले तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का I1 और प्लस का, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, क्योंकि I3 2 1 3 4 +4I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो चूंकि I1 I2 I3 तीन तो यही करंट है, तो अब प्रॉब्लम कम से कम 3 इक्वेशंस तो बने ही बने। और कोई लूप दिख रहा है आपको? सर कौन सा? सर एक लूप ये दिख रहा है नीचे वाला, यस सर। ये लूप लगा दो, इन लूप क्या नाम है, ADCPQA, ADCPQA। कहां से शुरू करें, यही शुरू कर देते हैं, माइनस का 5I2, इधर गए माइनस का 10I2 +I3, इधर गए तो करंट क्या फ्लो रही, आई फ्लो रही यहाँ पर, यस सर। और बीच में सेल मिल गई 10 वोल्ट, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। अरे सर सेल वेंसली जब क्लास मिली में हमने है, उल्टा किया था इसलिए मैं नहीं confuse हो ये रहा हूँ। हमने पहले कह दिया कि आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या यूज क्या करिए, फाइनल sir. माइनस इनिशियल हमेशा ये लगाइए, ठीक है। यस किताब सर। में क्या दिया, अरिहंत ने भी मेरे तरीके से किया, क्योंकि अरिहंत जो लिखते हैं वो IITians हैं, ठीक है। तो नहीं ऐसा सर ने बताया था, हमको ज्यादा नहीं इनके बारे में आइडिया। तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और इधर गए तो करंट के साथ जा रहे हैं, माइनस का 10I बराबर 0। इसको 5 से डिवाइड करके ब्रैकेट खोल दो, तो आपके पास तीन इक्वेशंस में ये हो गई। अब सभी को सॉल्व करके I2 I3, अच्छा I को क्या लिख सकते हैं आप, I1 I1 plus प्लस I2। I2, तो आपके पास I1 I2 I3 तीन अननोन वैल्यू हैं, तीन इक्वेशन से तीनों को सॉल्व करके I1 I2 I3 निकाल लेंगे, है राइट? यस सर, हम सभी लोग ABCD लूप यूज कर सकते हैं। हैं ABCDA। ABCD ये वाला लूप, इसमें करंट यहाँ ब्रेक हो गई, नहीं ले सकते, ये गड़बड़ कर रही है यहाँ पर, यहाँ पे करंट भाई देखो यही करंट इधर चली जाती ठीक था, करंट यहाँ बीच में ब्रेक हो गई, ओके सर। वो नहीं लेंगे, ब्रेक ना हो रास्ते में कहीं, ठीक है।
तो आई का सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। यस सर। देखिए यहाँ पर I1 I2 I3 और I सभी से मैं बात कर रहा हूँ। पावनी सॉल्व कर लेंगी यस एंड प्रज्ञा नहीं, मेरे सामने नाम लिख के आता है ना, 2-4 नाम यहाँ लिख के आते हैं, हम मालूम हो जाता है। देखिए यहाँ पर आई गड़बड़ करा ना, तो आई को आप I1 प्लस I2 यहाँ लिख दो, तो आपका इक्वेशन I1 I2 I3 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्लास पे पूरी संभावना ये होनी चाहिए कि ये चैप्टर के न्यूमेरिकल सब फिनिश्ड हो जाए। ठीक है सभी लोग। और एक क्लास में रेजिस्टेंस का केवल लूंगा, जिसमें कि रेजिस्टेंस बहुत सारी टाइप के रेजिस्टेंस को जोड़ के कैसे रिजल्टिंग रेजिस्टेंस निकाला जाता है, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ नए नए रूल्स हैं जो कि आपके बुक में है भी और कहीं भी नहीं भी है, उनके बारे में बात करेंगे। फाइनल कैलकुलेशन आप घर में कर लेंगे या कर दें हम? सर हम कर लेंगे। मैं सभी से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर I को I1 प्लस I2 कर लीजिए, और ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, 3 इक्वेशंस हो गई। और I2 I3 और I2 I3 I1 I2 I3 3 वैल्यूज नोन है, तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट डायग्राम रख करेंगे केवल इक्वेशन। मैट्रिक्स बना के सॉल्व करें। अरे नहीं भाई, मैट्रिक्स सिंपल सॉल्व करो ना क्लास, उसमें मैट्रिक्स लगाओगे वही फिजिक्स का टीचर वही बात जो है, केवल फिजिक्स के दिमाग से चेक किया तो ढूंढता रहेगा, कहा बता दिया। देखो इक्वेशन इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका माइनस का I2 माइनस का 2 I2 प्लस I3 प्लस का 2 माइनस का 2 और I को लिखेंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलिएगा, माइनस का I2 माइनस का 2 I2 माइनस का 2 I3 प्लस का 2 माइनस का 2 I1 माइनस का 2 I2 इज इक्वल टू 0। दादा इतने माइनस, देखो माइनस का 2I1 ये हो गया, I2 और I2 तो माइनस का 5 I2 और माइनस का 2 I3 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये चला गया। और आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 2। ये इक्वेशन नंबर आया, ये 4 आया इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करिए, कोई एक चीज कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल कर देंगे? कोई एक चीज कैंसिल कर दो। सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन? यस सर। सभी ने? अच्छा Yes, sir. सभी में कोई और बोल ही नहीं रहा है। ये लोगों ने कहा अर्णव साहब बोल रहे हैं तो हम काहे को बोले, ऐसा तो थोड़ी है। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं है, प्लस माइनस की गलती तो नहीं है कहीं, ये चेक कर लीजिएगा। अब देखो मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 3। देखो मैंने सॉल्विंग लिख दिया है, हमने ये नहीं कहा कि मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग क्या करना, मैं नहीं जानता हूँ। देखिए मैं I1 को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो I1 के लिए ये तो ऐसे लिखा दो, माइनस का 2I1 माइनस का I3 प्लस का I2 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2I1 प्लस का 4I2 और प्लस का 8I3 इज इक्वल टू 0। दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये प्लस ये माइनस एकदम कट गया। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का I3 और माइनस का 8I3 माइनस का 9I3 और ये माइनस का 3I2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो माइनस के, तो आएगा 3I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 बना। यहाँ तक पहुंचिए जरा आप लोग, यहाँ तक पहुंचिएगा।
3i3 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे हमने सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके i1 कैंसिल किया है ना, वैसे ही थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके i1 ही कैंसिल करिएगा। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ फॉर i1 के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करेंगे आप, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा माइनस का 2i1 प्लस का 4i2 और प्लस का 8i3 इज इक्वल टू 0। और ये ऐसे लिखा है तो 2i1 प्लस का 5i2 प्लस का 2i3 इज इक्वल टू 2। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 9i2 प्लस 11i3 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर आया 6। अब देखो, अब आई हाँ ठीक है, ये i2 और i3 में है, ये भी i2 i3 में है। अब 5 और 6 को सॉल्व कर लो। यहां तक कोई गलती तो नोट कर लिया सभी ने? यस सर। अब सॉल्व करिए 5th और 6th। सॉल्विंग इक्वेशन 5th एंड 6th। देखिए हम सॉल्विंग लिख देते हैं, अब मल्टीप्लाइंग करना है, किसको कैंसिल करना है वो आप लिख लीजिएगा। देखिए मैं i2 को कैंसिल कर रहा हूं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 9i3, 9 से मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 9 से करना तो 27 हो जाएगा। 27i3 प्लस 9i2 बराबर 0। और ये आपका 9i2 प्लस 11i3 इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो गया। सॉल्व करो इसको जरा। सर हाँ जी, सर आपने जो इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करा है वहाँ पे देखिए 8 प्लस 2i3 में है, वहाँ पे 11i3 लिखा है आपने। हमने जानबूझ के लिखा है जिससे कि लोग ध्यान से देखें। हाँ गलती हो गई, ये ना 10, वेरी गुड। क्या देख रहे हैं आप लोग भाई, और सही है सब। ये कितना आ जाएगा 17i3 इज इक्वल टू माइनस का 2i3 इज इक्वल टू माइनस 2/17। आंसर देख लीजिएगा। देखिए माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस केवल ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन हमारी कहीं उल्टी आ रही है। ठीक है, माइनस में कंफ्यूज ना होना। i3 भाई देखिए वो हमने अपने आप नीचे की तरफ i3 बना लिया था, हमको तो मालूम नहीं है कि करंट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, हमने i1 i2 माना है। तो ये माइनस ये शो करता है कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है। i3 निकल आया। अब i3 की वैल्यू यहां रख दो, पुटिंग i3 इन इक्वेशन नंबर, ये नोट करिए पहले रब करेंगे इसको। बहुत सारे इक्वेशन थे इसलिए अपने का सॉल्व कर देते हैं। अब i3 किस ब्रांच में है, वो बीडी ब्रांच में है ना, तो करंट इन ब्रांच बीडी, ये देख लेना किस ब्रांच में ये फ्लो कर रही है, डायग्राम दिखा दिया है। अब i3 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, पुटिंग i3 इन इक्वेशन 5। तो i2 की वैल्यू एक्चुअली क्या है माइनस का 3i3, और जब i3 रखेंगे तो आएगा 6/17। i2 निकल आया एम्पियर। माइनस पे कंफ्यूज ना होना, माइनस केवल इंडिकेट करता है कि व्हाट डायरेक्शन आई हैव शोन इन द फिगर दैट इज द रिवर्स डायरेक्शन, वो गलत है डायरेक्शन, लेकिन इसका बताइए सही सही करोगे आप। अच्छा i2 किस में हमने फ्लो कराई थी, एडी में, तो एडी में निकल आई। अब क्या करोगे i1 i2 को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 जो जो इसके पहले बनी थी वहां रख दीजिए। i1
क्या निकल आएगा, I1 निकल आएगा, और I बराबर I1 प्लस I2 कर दो तो टोटल करंट निकल आएगी। समझ में आ गया सबको? यस सर। ये जो हमने I3 दिखाई थी ना, ये तो I1 I2 हमने एज्यूम किया ना, इसका मतलब हमको ही नहीं मालूम था कि भाई कौन ज्यादा कौन कम, इसलिए ऐसा आ रहा है। आप अगर उल्टा दिखा दोगे तो आपको पॉजिटिव आ जाएगा, जो हमारा पॉजिटिव वो निगेटिव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 3.10 पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। सॉल्व ही कंप्लीट नहीं है, I2 और I3 निकाला है हमने। अभी क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले बनी है तो हमने रब कर दी है, वहां से I1 निकाल लो, यहाँ ये है यहाँ पर रख दो, यहाँ से I1 निकाल लो, और I1 और I2 I3 निकाल के तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, तो वहां से I निकल आएगा। ठीक है, I1 आ जाएगा 4/17 एम्पियर। I1 कितना आ रहा है 4/17, ठीक है, I1 आ गया 4/17 एम्पियर, और I कितना निकला है I1 प्लस I2 यानी 4/17 प्लस 6/17 यानी कि 10/17 है। अब देखो सभी ब्रांचेस में करंट कितनी है हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ब्रांचेस क्या है तो नाम दे दो ABCD, या R1 R2 R3 R4 मान लो, निकल आएगी वैल्यू। ठीक है, फिर मैट्रिक्स से ज्यादा इजी होता है। आपको पड़ी रहा है क्या टफ तुमको लग रहा है? देखो तो ऐसा है ना, इसमें सर एक्टिवली दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। मैट्रिक्स में एक सिस्टम है, बस करते रहो, सॉल्व होकर निकल जाता है आंसर। जो इसमें बायो स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं उनको हम क्या बताएं, ये तो मेथड सबके लिए है ना। और यस सर। जो टीचर प्योर फिजिक्स पढ़ाते हैं दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मैथमेटिक्स फ्रॉम सो मेनी इयर्स, तो उनको दिक्कत आएगी, भूल जाएंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, और मैट्रिक्स में कितना टफ लगेगा मालूम है आपको? इनवर्स निकाल के तुम सॉल्व करना चाहते हो, ए इनवर्स यस मॉड सर। ऑफ काट देगा एग्जामिनर, कहेगा कहाँ खोपड़ी खा रहा है ये, वो कितना टफ पड़ेगा जा करके, सर एडजॉइन ए इनवर्स ए निकल वगैरह। गया सर, मैंने आपके अरे आधे वो से एक शुरू अलग किया था, बात आ है, गया टाइम। वो एक अलग चीज है, लेकिन ठीक है। यानी ये जो हम लिख रहे हैं ये ब्लैक कलर है। यस सर। अरे यार तुम तो हरा कलर लिख रहे हैं, चलो छोड़ो। सर चलिए, आपको रेड या ब्लू लेना चाहिए था। नहीं रेड भी ब्लैक ही दिखता है, क्या करें, रेड भी एक बार यूज कर चुके हैं, पूछा तो उन्हें ब्लैक दिखता है। पता नहीं क्या क्यों कैमरा रेड वो जो है वहां गुड़गांव से भेज ब्लैक कर देता है। खैर 3.10 क्वेश्चन हो गया है। 3.10 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ना मीटर ब्रिज, जैसे ही मीटर ब्रिज का कंसेप्ट आया पर से वो कंसेप्ट दिमाग में क्लिक करना चाहिए। याद है मीटर ब्रिज का कंसेप्ट? उसमें भैया यस एक सर। मीटर लंबी, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस था, 1 मीटर लंबा एक वायर होता था, और यहाँ पर हम क्या करते थे, एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते थे, या तो वो लगाते थे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते थे, और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते थे जिसके आगे से निकालना होता था, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते थे, जॉकी को टच कराते थे यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ से R निकाला, यहाँ से S निकाला, और ये P है ये Q है, तो हम पढ़ते थे P/Q इज इक्वल टू R/S। याद आया? ये मीटर ब्रिज, ये मीटर है, इसकी लेंथ हमको मालूम थी। अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो ये L हो जाएगा, ये 100 माइनस L हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू निकाला गया था रो L/A, और Q इज इक्वल टू निकाला गया था रो 100 माइनस L/A। जब यहाँ रखा था हमने तो आया था रो L/A इंटू रो 100 माइनस L/A इज इक्वल टू R/S। तो कट गया था L/100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। याद आया फार्मूला? ये हम मान के चले हैं कि आपने सर पढ़ा याद है था। इसलिए। नहीं, कुछ लोगों को नहीं था ना, जब कुछ लोग बेईमानी कहेंगे हाँ था कि है। सर है। हाँ तो ठीक है, नहीं कुछ लोगों को नहीं होगा ना, इसलिए सबके लिए बता रहा हूँ। जरा क्वेश्चन नंबर 3.10 को क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। एंड ए मतलब जीरो एंड, यानी कि जो L है वो 39.5 है। ये 3.10 का क्वेश्चन है। L जो है वो 39.5 सेंटीमीटर दूर है।
that centimeter from the end A when the resistor Y of 12.5 ओम, यानी रजिस्टर जो Y है, Y का जो रेजिस्टेंस है वो, तो Y को हम S मान सकते हैं, जो हम निकालते थे S निकालते थे ना, वो Y दिया हुआ है, वो दिया 12.5 ओम। मीटर ब्रिज याद करिए, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स था, उधर अननोन रजिस्टर था, इसको हमने R माना था, उसको S माना था, इसीलिए हम यहाँ S लिख रहे हैं, लिखवा ही सकते हो। कह रहे हैं कि डिटरमाइन द रेजिस्टेंस X, यानी X आपको निकालना है, एक तरीके से X बोले तो आपके हिसाब से R, ये आपको निकालना है। डिटरमाइन द X, अच्छा वो तो बाद की बात है। तो हम जानते हैं बाई डिस्टेंस ब्रिज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, हमने पढ़ा है। अब चूंकि P अपॉन Q हमको नहीं मालूम है, तो P अपॉन Q को क्या लिखेंगे, L अपॉन 100 माइनस L, निकाल लीजिए उठा करके। यहाँ चूंकि R निकालना है, तो R इज इक्वल टू आएगा S L अपॉन 100 माइनस L, वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द रेजिस्टेंस। R इज व्हाट, S इज व्हाट, निकालिए जो भी है। सर 8.16 एम्पीयर ओम। हाँ जो भी है। अच्छा आगे एक पार्ट नो जोड़ा है कि why are the connections between the register in a Wheatstone bridge, Wheatstone or meter bridge made of thick copper strip, मतलब जो एक कनेक्ट करते हैं, जो हम जो स्ट्रिप लगाते हैं बीच में, आपको याद होगा मीटर ब्रिज हमने कहा था यहाँ स्ट्रिप लगाई जाती है एल शेप Yes, sir. की, और इससे तार को ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे मतलब एक कनेक्टर है केवल। और इसके बाद यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप थी, और इसके बीच में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा था, और इसके बीच रेजिस्टेंस जोड़ा था। तो ये कॉपर स्ट्रिप की क्यों बनाई जाती है, थिक क्यों बनाई जाती है, बताएं। So, ताकि लो रेजिस्टेंस हो, थिक भी इसलिए होती है क्योंकि एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो हम रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअली वी आर टेकिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, we are taking the resistance of resistance box, we are taking the resistance of the unknown resistor which I am using in the experiment। लेकिन जो कॉपर स्ट्रिप है, इसके एलांग भी तो करंट फ्लो हो रही है, हम इसके रेजिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं करते। फिर उन्होंने कहा थिक कॉपर स्ट्रिप बनाने से क्या होता है, एक तो कंडक्टर होती है, और थिक करने से उसका रेजिस्टेंस और भी कम हो जाता है, तो एक तरीके से वो नेग्लेक्ट में रेजिस्टेंस हो जाता है, इसलिए हम कॉपर स्ट्रिप ऐसे यूज करते हैं। अब देखिए, जो लोग न्यूमेरिकल को पढ़ के बैठे होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, और जो अननोन बस बैठ गए खाना खाने, लाओ खाना, पानी भी नहीं रखा, वो उनको दिक्कत आएगी, पहले हम बताया जा रहे हैं। ठीक है, 3.11, और इसका एक पार्ट है ना, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। अगला पार्ट अपने आप कर लोगे, एक्स वाई चेंज कर दिया है, तो बोले बैलेंस पॉइंट निकालो, तो उल्टा करना है। हाँ हो जाएगा। 3.11 जरा देखिए क्या कह रहा है, जरा अपने आप लगाइए, फिर हम बात करें। 2-3 मिनट का समय आपको देते हैं। 3.11 जिसने लगा लिया दोबारा लगाएगा, देखोगे नहीं सोल्यूशन वगैरह। थ्री पॉइंट वन वन, जहां पर पॉसिबिलिटी हो वहां पर आप उसका वो बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। लग रहा है ना क्वेश्चन? अच्छा कुछ लोग बैठे होंगे, हम लगा के बैठे जो कहेंगे बताओ, तो हम वही कॉपी वाला बता देंगे ये इतना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। लगाइए क्वेश्चन, पढ़ रहा हूं मैं, एंड दिस इज द गुड बॉय,
एपी वाजपेयी। थोड़ा पूछा बस लगाना शुरू कर दिया। क्या कह रहा है, लिखा अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहें, ये एक बैटरी है, एट वोल्ट और आर। Storage battery of 8 volt and internal resistance of 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply। देखिए चार्ज करने का मतलब क्या होता है, कैसे चार्ज करेंगे भाई? जब सप्लाई पे चार्ज, सप्लाई वाली बैटरी को जोड़ोगे तो भैया पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ोगे ना, कोई दिक्कत? तभी तो चार्ज होगा। हमने आपको चार्जिंग ऑफ बैटरी बताया था कि व्हेन वी चार्ज द बैटरी तो व्हाट हैपेंस, याद है ना? कुछ लोग आपको लगता है कि ऑन करके खाना वाना खाने चले जाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब बैटरी लगती है तो तब चार्ज फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और कह रहे हैं कि सप्लाई यूजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 15.5 ओम। ये जो हमने बैटरी लगाई है चार्ज करने के लिए, इसके बाद में एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लगा दिया है। क्यों लगाया उसको बारे में बात करेंगे। ये कैपिटल आर लगाया है और ये 15.5 ओम के बारे में बात कर रहे हैं, ये लगाया है। और इसका जो ईएमएफ है जिसे हम चार्ज करें 120 वोल्ट है। ठीक है, जैसा बोलते जा रहे हैं हम क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं बस। व्हाट इज द टोटल टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग? सर ईएमएफ 8 वोल्ट्स है। एक मिनट लगा रही हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance of 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा चार्जिंग के दौरान, ये आपसे पूछ रहे हैं। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा करंट कितनी होगी, इसमें करंट कितनी होगी पहले बताइए। अब बताइए इस सर्किट का, ये जो 8 वोल्ट की बैटरी है इसकी भी तो अपनी क्षमता है, भी तो करंट फ्लो कराएगी, तो 0 वोल्ट तो है नहीं। तो नेट ईएमएफ सर्किट का कितना है? 112। नेट ईएमएफ जो होगा, हमने जानबूझ के इसमें ईएमएफ नहीं लिखा है, ई डैश मान लेते हैं। तो एक्चुअली ये बैटरी कहेगी हम चार्ज कराएंगे ऐसे, और ये मर्गिली टाइप की है लेकिन कम नहीं है, बोले हम करंट फ्लो कराएंगे इससे। लोग ये कहे कि 120 वोल्ट के हिसाब से चार्ज हो जाओ, है चुपचाप उधर करंट अंदर करो, तो इसका वो माइनस करेंगे, नेट जो होगा 112 वोल्ट की बैटरी होगी। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो करंट इन द सर्किट जब निकालेंगे, करंट तो ऐसे फ्लो नहीं है, सिंपल सी बात है। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ईएमएफ या नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो निकालिए कितनी करंट फ्लो हो रही सर्किट में? 7 एम्पीयर। 7 एम्पीयर की अभी लगाया कि पहले से आंसर लिखे बैठे हो? सर आपने भी बोला ना कि फिर से लगाओ, तो फिर से लगा के निकालो। वेरी गुड, गुड गुड गुड। आर बोले तो स्मॉल आर कितना है? 0.5। आर 0.5 और आर 15.5। बोले तो 112.16 और 16 टेबल तो किसी को आती नहीं होगी। 7 एम्पीयर, यानी सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? 7 एम्पीयर। तो अगर मैं कहूं कि वो क्या होगा इसका टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, तो हमने पढ़ा है इसकी बात हो रही है, तो V इज इक्वल टू आपने पढ़ा है E प्लस आई आर। अब इसका आप E1 मान लो, इसको E1 प्लस आई आर हो जाएगा, लगा दीजिए अपने आप मालूम हो जाएगा। सर टर्मिनल वोल्टेज के लिए सिर्फ आईआर नहीं होना चाहिए? सर टर्मिनल वोल्टेज के लिए वही निकालना है ना, तो सिर्फ आईआर नहीं होना चाहिए 7 × 15.5? इसके बारे में बात कर रहे हो ना? यस सर। एक मिनट, आपको याद होगा टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो E माइनस आई आर पढ़ा था।
भाई एक्स्ट्रा समझिएगा, एक्चुअली बाहर वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, जो आपकी बैटरी सप्लाई करेगी, यही मिलेगा ना। जितने जितने वोल्ट की आप बैटरी लगाए हुए, तो ये तो चार्जिंग बैटरी है, जितने वोल्ट की बैटरी लगाए हो उतना ही तो बैटरी आपको बाहर करंट देगा, चाहे वोल्टेज देगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। अच्छा, चूंकि वो इतना वोल्टेज क्यों नहीं देती है, क्योंकि उस समय वो डिस्चार्ज हो रही होती है और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है, इसलिए हमको माइनस आई आर इतना कम वैल्यू मिलती है। सही कह रहा हूँ मैं? लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तो ये इसको चार्ज कर रहे हैं आप, तो चार्ज करते वक्त क्या हो रहा है, चार्ज करते वक्त ये वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो समझ गया सर, पर कैपिटल आर होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल से कोई मतलब ही नहीं है, इसके एंड के बीच में थोड़े आपसे पूछा ये कितना वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब जानते हो क्या होता है, ये कितना वोल्टेज सप्लाई बाहर दे रहा है, ये कितना वोल्टेज सप्लाई बाहर दे रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये यस टर्मिनल सर। वोल्टेज का मतलब होता है। एक और तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको इसके इसके बीच वोल्टेज निकालना है ना। भाई ये सप्लाई दे रहा है, इसके बीच वोल्टेज निकालना है ना। जब आपने यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया होगा तो इस एंड का कुछ वोल्टेज रहा होगा और इस एंड का कुछ वोल्टेज रहा होगा। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, तभी करंट इधर इधर एंट्री करनी होगी। देखिए आप यहां से कहो चाहे यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कनेक्टिंग वायर है, इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। ये मान लिया जाता है कनेक्टिंग वायर में जो है करंट का लॉस नहीं होता है, वही वोल्टेज आपको मिलता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अब बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ करंट इधर से इधर जा रही है, तो Vx बड़ा है या Vy बड़ा है? बाय। यानी कि यहाँ करंट सब इधर बाय। जा रही है भाई, मतलब Vx इज ग्रेटर देन Vy है कि नहीं है? यस सर, यस सर। तो अगर मैं इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं तो अब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vy माइनस Vx बराबर। आगे चलिए, इसमें इसमें आपको रास्ते में कौन मिला, बैटरी, बैटरी का ईएमएफ ई, या जो ई1 माना, तो ई1 लिखा प्लस या माइनस, इधर से इधर में जा रहा हूं, इसके माइनस। इसके बीच पोटेंशियल निकालना, माइनस माइनस। आगे बढ़े, स्मॉल आर मिला, करंट आई फ्लो हो रही है, इसका पोटेंशियल कितना हुआ, माइनस या प्लस आई आर। करंट के साथ आया, प्लस आया। क्यों, करंट सर हमेशा करंट के हाई, साथ है। करंट के साथ ही नेगेटिव होता है। सर देखिए मैं हाई करंट, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आती है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का वोल्टेज ज्यादा रहा होगा, यहाँ का कम रहा होगा, तो डिफरेंस तो निगेटिव आएगा, माइनस आई आर होगा नहीं होगा बताइए? सर मैं एलएचएस में प्लस बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, देखिए मतलब दो चीजें, हमेशा जब भी आप डिफरेंस निकालिए आप मैथमेटिकल बात करिए कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यस सर। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था आपको, टर्मिनल वोल्टेज मतलब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये डेल्टा वी हो गया, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू कम है, x वैल्यू ज्यादा है, यस सर। इज इक्वल टू यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो E1 प्लस आई आर, माइनस माइनस हट गया, डेल्टा V बराबर E1 प्लस आई आर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये मैथमेटिकल आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप अलग कहीं लिख लीजिएगा, लिखेंगे डायरेक्ट, ड्यूरिंग चार्जिंग हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, नोट करिए। अर्णव साहब कुछ खाने लगे क्या आप? नमस्कार, मैं यही हूँ। हाँ अक्सर तुम अपना लेकर के कटोरी बैठ जाते हो ना। उस समय लेके नहीं बैठता, मेरे को मम्मा दे देती है, फिर खाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वह खाना पड़ता है, ठीक है। नोट करिए इसको, ये लॉजिक समझ में आया, ये मैथमेटिकल मैंने बताया कि कहाँ से आया है, करना आपको डायरेक्ट यही है, डिस्चार्जिंग में माइनस आई आर और चार्जिंग में प्लस आई आर। ठीक है,
3.12 हो गया। सर एक बार टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन दे दो, लिख दे दो। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है सर्किट के एक्सटर्नल सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज होता है। नहीं समझे? ओके सर, समझ गया। अब चूंकि वोल्टेज वही होगा, आप बाहर का जो सेल आपको सप्लाई करेगी नहीं होगा ना, लेकिन सेल सप्लाई तो पूरा कितना कर रही है, इवन मैं डिस्चार्जिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ चार्जिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भाई आप अगर आपने 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो ये आप मान के चले होंगे ना कि आपको बाहर सर्किट में कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.5 मिलेगा, यही तो मान के चले होंगे आप। लेकिन होता क्या है कि जब सेल करंट देती है तो सेल के अंदर आयंस का कोलिजन होता है, तो कोलिजन की वजह से थोड़ा बहुत एनर्जी वो लॉस कर देती है, यानी थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। कितना हो जाता है, IR। तो आपको बाहर सप्लाई वो अपने EMF के बराबर ना करके E-IR कर देती है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन चूंकि यहाँ चार्जिंग हो रही है इसलिए E+IR हमने कर दिया है। समझ में बात नहीं आई? यस। 3.12 हो गया था सबका। आंसर 11.5 वोल्ट। हाँ 11.5 वोल्ट सही आ रहा है। हमने इसीलिए आपको मैथमेटिकली बता दिया कहाँ से वैल्यू आई है, ये तो ठीक है हमने डायरेक्ट लिखवा दिया, ये हमने बता दिया लॉजिकली आया कहाँ से ये। ठीक है, 3.12 हो गया सबका। 3.12 आप लिखा है था पोटेंशियोमीटर। जैसे पोटेंशियोमीटर आया वैसे हमको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल मालूम हो गया। इसमें क्या होती थी, एक बैटरी होती थी। क्या गड़बड़ हो गया क्या? नहीं सर, ये वाला नोट करना। हो गया? डन सर। yes, sir. ये अलग कहीं से कर लीजिएगा अपने पास समझने के लिए कि एक्चुअली में कहां से मैथमेटिकली हमने उसको निकाला है। पोटेंशियोमीटर जैसे आया था उसमें एक सोर्स बैटरी होती थी, उसका अपना EMF होता था, याद आया? और एक बैटरी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते थे, और एक ऐसी पोजीशन लेके हम आते थे कि उन दो पॉइंट का जो जब जो नल पॉइंट मिलता था अगर उसकी लेंथ E होती थी तो E बराबर KL हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो। K था पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है? यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है 3.12 in a potentiometer arrangement a cell of EMF 1.25 volt is gives a balance point at 35 सेंटीमीटर। मतलब जिस समय जो EMF था उस बैटरी का 1.25 वोल्ट था, उसमें बैलेंस पॉइंट जो था वो 35 सेंटीमीटर। याद आया बैलेंस पॉइंट क्या होता था? वो जो 4-5 मीटर का वायर होता था वहां पर उसको खिसकाते थे जॉकी को, और वो पॉइंट आपको मिलता था जहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था। फिर कह रहे हैं कि दोनों भी इक्वल। और L2 दिया, दूसरे EMF चेंज कर दिया हमने, तो L2 आपको मिल रहा है बैलेंस पॉइंट 63 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2.25 वोल्ट आ रहा हाँ क्या आया, 2.25। हाँ 2.25। ठीक। हाँ तो यहाँ से E2 की वैल्यू आएगी 2.25 वोल्ट। अब इसका बढ़िया सा क्वेश्चन 3.15 नहीं 5 है 4 है, वो अर्थ वाला 4 है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा टेक्निकल है, मतलब ठीक है मैथमेटिकल आ जाएगा अलग चीज है, लेकिन थोड़ा लॉजिकल है। ध्यान से पढ़िए 3.14। नेक्स्ट क्लास में जो भी 2-3-4 क्वेश्चन बचेंगे वो आप लगा के बैठेंगे, जो दिक्कत करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम। और इसके बाद हम एक क्लास रेजिस्टेंस का लेंगे जिसमें अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मेथड बहुत सारे उसमें है, और भी मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये शायद एडिशनल एक्सरसाइज का है ना 3.14। यस सर। तो एडिशनल एक्सरसाइज का मतलब कुछ एडिशनल दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन अर्थ सरफेस द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी of 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर।
एक्चुअली मैं जरा थोड़ा पहले पूरी बात पढ़ लेते हैं। अच्छा, and the potential difference of 400 kilovolt between the top of the atmosphere and the surface results due to the low conductivity of the lower atmosphere is a current of only 1800 ampere over the entire globe. If there were no mechanism of sustaining the atmospheric electric field, how much time roughly should be required to neutralize the earth's surface? Radius of earth is given. जरा समझने की कोशिश करिए। हम जानते हैं जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है उसकी जो हाई सरफेस होती है उसमें लगातार सन की कॉस्मिक रेज गिरती रहती है, उसमें एनर्जी उनकी ज्यादा होती है, तो वो कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, वो लगातार उसको आयनाइज करती रहती हैं, तो ऊपर का सरफेस आयंस उसमें हो जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं अर्थ, अच्छा क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ तो जीरो वोल्टेज में होती है, ऊपर का वोल्टेज हाई है और नीचे का वोल्टेज लो है, तो करंट फ्लो होना शुरू होगी नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप कहेंगे साहब अर्थ में चार्ज कहाँ से आ गया, अर्थ तो न्यूट्रलाइज कर देती है। अर्थ सरफेस की बहुत नजदीक बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अर्थ ये है आपकी, और अर्थ सरफेस जब वो बता रहे हैं इसका मतलब अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक, क्लोज, बिल्कुल अर्थ में नहीं है, तो अर्थ को टच कर लोगे तब तो पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है, सिंपल सी बात है, इसको कॉस्मिक रेज ने पॉजिटिव चार्ज कर दिया होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज रहा होगा, तो अर्थ के बीच में और अपर सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कितना, 400 किलो ओम, 400 किलो वोल्ट, सारे ओम कह रहे हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, करंट लगातार नीचे आ रही होगी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज आके इसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं लगातार करंट अंदर नीचे की ओर आ रही है, और करंट कितनी आ रही है, करंट आ रही है 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब। यानी जो करंट नीचे आ रही है वो एक्चुअली में आ भी रही है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक कहानी बता रहे हैं, ये कहानी होती भी है। अब वो अलग की बात है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है इसलिए वो 1800 एम्पियर बहुत स्मॉल मानी जाती है, इसलिए हमको करंट लगती नहीं है। देखो, अब ये जब पॉजिटिव चार्ज आएगा बार बार तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सही कह रहा हूं? तो यही कह रहे हैं कि कितनी देर में न्यूट्रलाइज करेगा। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो Q/A होती है। सभी को मेरी बात तो सहमत है आप? तो Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू A। यानी जितना इसके पास चार्ज है उतना ही चार्ज ऊपर से नीचे आ जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं भाई? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अर्थ ग्लोब के बारे में बात हो रही है, यानी कि जितना इस ग्लोब के ऊपर चार्ज है, पूरा नेगेटिव चार्ज, उतना ही अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर से आ जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों भाई? यस सर। तो क्यू इतना होना चाहिए, तो चार्ज जब आएगा तो करंट फ्लो होगी, तो आई बराबर क्या होता है, Q/T। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, Q/I। आई आपको मालूम है कितने एम्पियर की करंट यहाँ पर आ रही है, और Q सिग्मा इंटू A होता है। तो सिग्मा मालूम है, A बोले तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4πr स्क्वायर इंटू 8/1800। तो टाइम निकल आएगा, कितना टाइम लगेगा इसको न्यूट्रलाइज होने में। ये तकरीबन वैल्यू जो आ रही है तो 283 सेकंड आ रही है, 283 सेकंड में आ जाएगी। अब आप कहेंगे साहब ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज आके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो एटमॉस्फेयर को न्यूट्रल हो जाना चाहिए। लेकिन भैया एटमॉस्फेयर में ऐसे एक्शन चलते रहते हैं, थंडरिंग होती है, बादल आपस में रगड़ते हैं, कॉस्मिक रेज आती रहती हैं, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और करंट आती रहती है। लेकिन हम लोग कम नहीं है, वो करंट झेलते रहते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, इसलिए वो इन कंपेरिजन टू अर्थ वो करंट कम मानी जाती है। समझ में आ गई बात? तो बचे हुए क्वेश्चंस की बात हम नेक्स्ट डे करेंगे, और बस नेक्स्ट डे करके अगर टाइम मिलेगा तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। कुछ रेजिस्टेंसेस, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोटेड सर। समझ में आ गई बात? यस सर, मैंने आपसे पहले कर लिया। अरे वाह भाई, तुम तो राजा बेटा हो ना, तो क्या Yes, sir. बताया जाए।
आपसे सही बात सीखा है कैसे सोचना है क्वेश्चन है। के बारे क्या में, हो गया? आपसे ही सीखा क्वेश्चंस के बारे में कैसे सोचना है। हाँ, हम यही ऐसे चाहते तो हैं। हम भी सैटरडे से ही करके बैठे हैं। तो तुम भी रानी बेटी हो, कहा बताया जाए, ये राजा बेटा हो गए। अच्छी बात है, पढ़िए, क्वेश्चन लगाना नेक्स्ट डे में। अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, तो कुछ लोग तो बैठे रहते हैं केवल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टर्न जो 2-3 क्वेश्चन बचेंगे वो डिस्कस करेंगे, लास्ट के जरूर लगा लेना। और रेजिस्टेंसेस कुछ डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। ठीक है, ठीक, ओके, गुड नाइट। अच्छा Good night, sir. ओके।